हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? सर फाइन अच्छे हैं। सर। फ़ायदा हो रहा है कुछ बॉटनी के अंदर? नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। कितना? सर बहुत सारा। कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत सारा। 2 क्लासेस में इतना फ़ायदा? यस सर। ओके। सर एक डाउट है। हम्म, सर एक डाउट है। बोलो। सर व्हाट इज एंटीसस्पेक्शन? हम्म, सर व्हाट इज एंटीसस्पेक्शन? क्या चीज़ है? सर मैं चैट बॉक्स में लिख देती मोमेंट हूँ। में लिख दो। लिख दिया आपने? अच्छा, इंटरसेप्शन। अच्छा, ये बता, किसने पूछा था मुझसे यार ये? किसने पूछा था मुझसे? आवाज़ आ रही है ना? जी सर। किसने पूछा था मुझसे? आपने पूछा था पहले भी? सर शायद से लास्ट में मैंने पूछना मैंने पूछा आपको था। बताया था ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं इसको हम। सॉरी सर। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। देखो ओके क्या होता है ये। होता क्या है कि इसका जो कॉज है, वो अभी तक अननोन है। लेकिन कहा जाता है जो कॉज होता है इसकी, जो इसको पैदा करता है, या फिर जो उसको मतलब डिफेक्ट डिफेक्टिव साइड की साइड लेके जाता है, दैट इज अ वायरस। वायरस होता है जो क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है ना, जैसे ये इंटेस्टाइन हो गई हमारी, ये जो इंटेस्टाइन हो गई, इसकी जो लाइनिंग होती है ये वाली, है ना, ये वाली, ठीक है, इस लाइनिंग को वो थिक कर देता है। जो वायरस होता है वो इस लाइनिंग को थिक कर देता है, मतलब स्वेल कर देता है, स्वेलिंग कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन जो पास हो रहा है हमारा, वेस्ट जो होता है, जो पास होना होता है, वो पास नहीं हो पाता। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब यहाँ पे गैप नहीं होता बिल्कुल भी निकलने के लिए। तो जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। और एब्डोमिनल पेन के साथ साथ मतलब बहुत सारी मतलब सिम्टम्स निकल के आते हैं, वॉमिटिंग वगैरह, फीवर भी कॉज हो जाता है पेशेंट के अंदर। तो इस चीज़ को हम लेके मतलब इस चीज़ को हम टेलीस्कोपिकली मतलब देखते हैं, एंडोस्कोपिकली देखते हैं कि भाई कहाँ पे ये रुकावट हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये बात की बातें होती है, ठीक है। सर। ठीक है भाई। ओके। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आवाज़ सबको आ रही है ना? ओके, देखो क्राइटेरिया पे चल रहे थे हम। क्राइटेरिया का मतलब है कि अगर मान लो कि हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है, तो हम कैसे उसको मतलब उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, मतलब फाइनली क्या होता है, क्लासीफाई कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे।
तो होता क्या है कि सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स देखते हैं। कैरेक्टर्स को देखने का तरीका यही होता है कि भाई उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या प्रेजेंट है, प्लस मॉर्फोलॉजिकली के साथ साथ इंटरनली क्या क्या प्रेजेंट है वो देखते हैं। अगर हमें समझ में आता है ये चीज़ चेक करने के बाद कि भाई हाँ ये जो मतलब ऑर्गेनिज्म हमें मिला है कि वो किससे मैच कर रहा है, और किसी से वो मैच कर गया तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। अब मैच करने के बाद क्या होता है कि भाई ठीक है, कैरेक्टर्स भी देख लिए, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है, अब उसकी नेमिंग कैसे करें, मतलब नोमेनक्लेचर कैसे करें। ठीक है, उसके भी 3 तरीके होते थे पहले, मतलब अब तो सिर्फ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही फॉलो किया जाता है। पहले और भी तरीके थे, जैसे ट्राइनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ये भी होते थे। फिर नेमिंग करने के बाद फिर उसको क्लासीफाई कर देंगे, जिस ग्रुप के साथ हमने उसे मैच किया होगा, सबसे ज़्यादा क्लोजली ग्रुप होगा उसके साथ हम उसको क्लासीफाई कर देंगे, ग्रुप में लगा देंगे, रैंक में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने कैरेक्टराइजेशन देख लिया, आइडेंटिफिकेशन देख लिया, अब नोमेनक्लेचर देख रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। तो नोमेनक्लेचर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ स्पेसिफिक नेम, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चीज़ देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। जैसे कि जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे तो दिस नेम should be in Latin language। ठीक है, तो जो भी नाम होगा वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स से वो स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 2 वर्ड्स का वो होना चाहिए। 2 वर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए? एक तो सबसे पहले फर्स्ट जो वर्ड होगा वो स्टार्ट विद जीनस नेम, एंड जो सेकंड वर्ड होगा वो स्टार्ट विद स्पीसीज नेम। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा हमारे पास वो जीनस का होना चाहिए, और जो सेकंड वर्ड होगा वो स्टार्ट होना चाहिए स्पीसीज से। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। आगे है कि जो हम नेम ले रहे हैं, नेम, ठीक है, नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया था। एंड रिटन इन एंड हैंड रिटन इन इटैलिक। ठीक है, मतलब कि जो लैंग्वेज हम चूज करेंगे वो करेंगे लैटिन की, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, वो हम लिखेंगे इटैलिक लैंग्वेज में। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, लैटिन लैंग्वेज में और इटैलिक लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, देन क्या होगा? इफ नेम्स आर हैंड रिटन। ठीक है, अगर इफ नेम्स आर हैंड रिटन, एक्सक्यूज मी सर। नेम, हाँ, नेम ऑफ जीनस, हाँ बोलो। सर आपने स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है? क्या चीज? स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है सर? हाँ हाँ, प्रेजेंट कर रखी है बिल्कुल। क्यों, सर आप मेरे में सबको शो दिखाई नहीं नहीं हो दे रहा रहा। क्या? मेरे को शो मेरी नहीं हो बात रहा में सर। शो हो रहा है? यस सर, शो हो रहा है। यस सर आ रहा है सब। तो एक काम करो ना, जो मतलब मेरा जो नाम आ रहा होगा उसको पिन करके देखो, शायद वो फिर खुल जाए आपका। सर कर रखा है, नहीं आ रहा। तो एक बार आपकी साउंड आ बाहर रही है जाके बस। एक बार दोबारा से मतलब आओ यहाँ पे वापस, एग्जिट करके। ओके सर।
देखो, इफ नेम्स आर हैंड रिटन, नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज आर आर सेपरेटेड बाय अंडरलाइन। ठीक है, कि मतलब जो भी हम नाम लेंगे, मान लेते हैं कि ये जीनस नेम हो गया और ये स्पीसीज नेम हो गया, दो नाम हो गए। ठीक है, तो इनको हम, अगर मैंने हाथ से लिखा है, मतलब हैंड रिटन है मेरा, तो इसको मैं सेपरेट करूंगा बाय अंडरलाइन, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये प्रेजेंट करना है। अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, नेम ऑफ द जीनस, जो जीनस का नाम होगा, जो ये जीनस का नाम होगा, है ना, ये वाला, है ना, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, एंड नेम ऑफ द स्पीसीज स्टार्ट विद ऑलवेज स्मॉल लेटर। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसको लिख देता हूँ पहले तो मैं। नेम नेम ऑफ जीनस। ठीक है, वाइल नेम नेम ऑफ स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ठीक है जी, जो जीनस का नाम होना चाहिए वो कैपिटल में होना चाहिए, जो लेटर होना चाहिए उसका, और जो स्पीसीज का जो होना चाहिए वो स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, जो स्मॉल में होना चाहिए, एक एक कैपिटल में और दूसरे वाला स्मॉल में। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल जरूर लिखूंगा, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अब ऑथर का नाम, जिसने इसको डिस्कवर किया है, इसकी नेमिंग करी है, उसका नाम भी कैसे आएगा इसके अंदर। तो जो नेम है ऑथर का, द नेम ऑफ ऑथर, द नेम ऑफ ऑथर कम्स आफ्टर द नेम ऑफ स्पीसीज, है ना, एंड रिटन इन एब्रीवेट फॉर्म, है ना, एब्रीवेट फॉर्म बोलते हैं, जो मतलब किसी भी नाम को मतलब दो तीन अक्षरों में लिखना, खत्म करना उसमें। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि जो नाम दिया है, जैसे मान लेते हैं जो नाम दिया है वो लीनियस ने दिया है। ठीक है, लीनियस ने इसका नामकरण किया है, तो सबसे पहले जीनस का नाम आ जाएगा, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन कर देंगे। फिर स्पीसीज का नाम आ जाएगा, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन कर देंगे। और फिर बाद में इसको लीनियस का नाम भी ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑथर का नाम है तो LINN से हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं होगी लीनियस के नाम के नीचे, बिकॉज ऑफ ये रूल्स नहीं है कि भाई जो ऑथर का नाम है उसके नीचे भी लाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट वैलिड पब्लिश नेम इज एक्सेप्टेबल होगा, मतलब जो सबसे पहले उसकी नेमिंग करेगा उसका ही नाम एक्सेप्टेबल होगा। बाकी जो बाद में आएगा इसको लेके तो उसका नाम सिनोनिम्स में आ जाएगा, मतलब कि बाद के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट वैलिड, जो फर्स्ट है, द फर्स्ट वैलिड पब्लिश्ड नेम है इज एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल है, जो पहला नाम जो लेके आएगा नाम को,
एंड रेस्ट आर कंसिडर्ड एज अ सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स की तरह इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने मैंगो किया हुआ है कि हमको मैंगो का नामकरण करना है, मैंगो का। ठीक है, मैंगो प्लांट का। तो मैंगो प्लांट का जो जीनस नेम होता है, उसको हम बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। तो जीनस नेम हो गया मैंगीफेरा। तो सबसे जो जीनस नाम होगा वो कैपिटल में होना चाहिए, है ना। तो मैंगी फेरा हो गया, मैंगी फेरा। जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए जीनस का वो कैपिटल में होना चाहिए, और जो सेकंड जो स्पीसीज नेम होगा मैंगो का वो स्मॉल में होना चाहिए, जैसे इंडिका। ठीक है, इसको जो मैंगो फैमिली है, इसको मतलब मैंगो को जो नेमिंग की थी जिसने, उसका नाम है लीनियस। तो जो ऑथर का नाम होना चाहिए वो बाद में आना चाहिए, स्पीसीज के बाद में। और जो जीनस नेम है और स्पीसीज नेम है वो अगर हैंड रिटन है तो उसको अंडरलाइन से सेपरेट करना है, इस तरीके से। ठीक है, Yes, sir. ओके, ये तो सिंपल है ना। ये तो इतना ज़्यादा लॉजिक साइंस वाली बातें नहीं है, तो मतलब याद ही करना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ भाई। Yes, sir. यस सर समझ में आ क्लियर रहा है है। नहीं आ रहा है? देखो, यस सर आ रहा एक है। और दोबारा से मैं आपको बता दूं कि बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है, बाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन, पोली का मतलब उससे ज़्यादा। ठीक है, तो हमको दो मतलब ऐसी नेमिंग करनी है कि याद रखने में आसानी हो। ठीक है, डिफ़िकल्टी बिल्कुल ना हो याद रखने में। तो इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ना वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तीन नाम भी याद रखने में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन और पोलिनोमियल याद रखने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पहले। इसी वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को मतलब प्रपोज किया गया था बाई लीनियस के द्वारा। ठीक है, कैरोलस लीनियस के द्वारा। तो उसने ये बताया कि जो पहला वर्ड होना चाहिए वो जीनस का होना चाहिए, जो सेकंड वर्ड होना चाहिए वो स्पीसीज का होना चाहिए, और जो दोनों वर्ड होने चाहिए वो लैटिन लैंग्वेज के होने चाहिए, लेकिन जो उसको लिखेंगे हम वो लिखेंगे इटैलिक में। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। फिर जो हम जीनस और स्पीसीज को लिखेंगे हैंड रिटन, तो उसको सेपरेट करेंगे बाय अंडरलाइन से। ठीक है, और जो लेटर होगा जीनस का वो स्टार्ट होगा कैपिटल से, और जो स्पीसीज का जो लेटर होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉल से। ऑथर नेम हमेशा स्पीसीज के बाद में आएगा, और जो सबसे पहले नेमिंग लेके आएगा उसको ही एक्सेप्टेबल मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे एक्सेप्टेबल। बाकी को हम सिनोनिम्स की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, तो इसको अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे मैंगो का अगर नामकरण करेंगे तो मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा होता है जीनस नेम, ये जीनस नेम हो गया हमारा, और ये हमारा स्पीसीज नेम हो गया, और ये ऑथर नेम हो गया। ठीक है, ऑथर नेम हो गया। तो जीनस जो हो गया वो जो फर्स्ट लेटर है इसका, ये वाला, ये हमने स्टार्ट किया कैपिटल से, ये कैपिटल हो गया। और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हो गया वो स्मॉल हो गया, स्मॉल में हो गया। और जो जीनस नेम है और जो स्पीसीज नेम है उसको हमने अंडरलाइन से सेपरेट किया हुआ है, और फिर लीनियस लिखा हुआ है ऑथर नेम एब्रीवेट फॉर्म में। ठीक है, सही है इतना। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे सेकंड जो नेमिंग की थी मैंने, जो सेकंड नेम था, जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम देखते हैं, या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं, अभी एक और चीज़ बताता हूँ। टोटोनिम्स पता है क्या होता है? टोटोनिम्स, टोटोनिम्स क्या होता है?
टोटोनिम्स वो होता है कि जब जीनस और स्पीसीज नेम दोनों सेम हो, ठीक है। दोनों सेम कैसे? व्हेन जीनस एंड स्पीसीज नेम आर सेम, ठीक है, सेम हो, ठीक है। तो जो जीनस और स्पीसीज नेम सेम होगा तो क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो जीनस और स्पीसीज नेम होगा अगर सेम हुआ, जैसे मैंगीफेरा मैंगीफेरा, इस जीनस और स्पीसीज नेम दोनों सेम हो गए, मैंगीफेरा मैंगीफेरा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो इस टर्म्स को हम डिनोट करते हैं टोटोनिम्स से, ठीक है। तो टोटोनिम्स क्या होता है, जब जीनस और स्पीसीज नेम दोनों सेम होते हैं। तो दिस इज नॉट accepted by ICBN and but accepted by ICZN, ठीक है। मतलब कि अगर बॉटनी के अंदर, है ना, बॉटनी के अंदर नेमिंग हो रही है किसी की, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम जूलॉजी के अंदर हम नेमिंग करेंगे तो मे बी ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन है, लेकिन हमें बॉटनी के ऊपर ही बात करनी है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जो हमारा चैप्टर है, जो हमारे बाकी की चीज़ें हैं वो बॉटनी से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो बॉटनी के अंदर ये टोटोनिम्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऑटोनिम्स जो जूलॉजी की अगर बात करें तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ये मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये ICZN क्या होता है या ICBN क्या होता है, ठीक है। ये दोनों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वो संस्था है जो प्लांट्स की नेमिंग करती है, और ये वो संस्था है जो जूलॉजी की नेमिंग करता है, ठीक है। तो ये एक संस्था है ना, जो यहाँ पे ही हमको लेके जाना पड़ता है कि भाई हमने इस प्लांट्स की डिस्कवरी की है और इस प्लांट की नेमिंग करी है, तो यहाँ पे ही हमें एक्सेप्टेशन और बाकी रिजेक्शन ही झेलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल इसका बता दूं, जैसे इसका एग्जांपल हो गया गोरिल्ला, जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। तो अगर गोरिल्ला की हम मतलब नेमिंग करेंगे तो गोरिल्ला का जो साइंटिफिक नेम है वो गोरिल्ला गोरिल्ला है, ठीक है। तो गोरिल्ला गोरिल्ला, तो स्पीसीज नेम भी सेम हो गया, जीनस नेम भी सेम हो गया एंड स्पीसीज नेम भी सेम हो गया, ठीक है। ऐसी नेमिंग को हम बोलते हैं ऑटोनिम्स, ठीक है। टर्म्स याद रहिए। भाई टर्म्स याद रहिए। Yes, sir. ओके। तो अब देखते हैं कि भाई ये कौन कौन सी ऐसी संस्था है, ऐसे मतलब कौन कौन सी है जो प्लांट्स की नेमिंग करती है, जूलॉजी मतलब एनिमल्स की नेमिंग करती है, और वायरस की नेमिंग करती है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ICBN जो मैंने अभी लिखा है ऊपर फर्स्ट में, ठीक है। ICBN जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल International कोड Code फॉर of बॉटनिकल Botanical नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल Code. कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। जो बोटेनिकल चीज़ों की नेमिंग करेगी उस संस्था को हम बोलते हैं ICBN, ठीक है। सेकंड है ICZN, ये क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये हो गया आपका ICZN। और ये 1 मार्क्स में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई एक्सपेंड करो ICZN या ICBN,
ठीक है, ये क्वेश्चंस भी होते हैं, इसके ऊपर भी होता है। और या ये भी पूछ लेते हैं, चारों ऑप्शन में ये दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे इसकी नेमिंग कौन करता है, तो ये आपको बताना ही पड़ेगा। एक होता है ICZN या ICNB, ये किसकी नेमिंग करता है? बताओ भाई। ICBN, सर नहीं पता। हाँ बी लिख देते हैं, ICBN या ICNB, ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं ICNB। ICNB क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको हम ICNB भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है ICVCN, क्या होता है? सर वायरस। तो पूरा कैसे लिखेंगे इसको? ये होता है इंटरनेशनल, आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। देखो अभी जो कोविड का ज़माना चल रहा है अभी फिलहाल, तो कोविड का नाम भी किसने दिया होगा? ये इसी ने ही दिया होगा, इस संस्था ने ही कोविड का नाम दिया होगा। तो जो हम कोविड को बोलते हैं COVID, इसका पूरा नाम है COVID-19, है ना? COVID-19 होता है ना? यस सर। यस सर। तो इसकी नेमिंग भी ICVCN ने ही की होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ICNCP, ये किसके लिए नेमिंग करता है? क्या बताएगा? ये करता है, IC का मतलब होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है भाई। ये कुछ संस्था है जो नेमिंग करती है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, ठीक है जी। भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है सर। यस सर, आ रहा है समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड यस सर। जो नेमिंग है हमारी, जैसे मैं इनके बारे में बता दूं, वैसे आता तो नहीं है बिल्कुल भी। जैसे सेकंड है हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ट्राइनोमियल के अंदर
हम क्या करते थे, जैसे ट्राइनोमियल जैसे एक्सेप्टेबल नहीं है, अब सिर्फ बाइनोमियल ही एक्सेप्टेबल है। तो ट्राइनोमियल के अंदर हम क्या करते थे कि जो फर्स्ट नेम होगा हमारा, फर्स्ट जो वर्ड होगा हमारा वो होगा जीनस, प्लस सेकंड जो वर्ड होगा हमारा वो होगा स्पीसीज, ठीक है। एंड जो थर्ड जो वर्ड लिया हमने वो लिया हमने सब स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जीनस नेम लिया है, फिर स्पीसीज नेम लिया है, फिर सब स्पीसीज नेम लिया है, ठीक है। तो ये तरीका होता था किसका, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर करने का। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके लिए, एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं आपके लिए कि अगर मान लो कि ह्यूमन की नेमिंग करनी होती मुझे, ह्यूमन की ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नेमिंग करती होगी ह्यूमन बींग्स की, तो इसकी नेमिंग कैसे होती कि ह्यूमन का जो जीनस है वो क्या है, क्या है वो, Homo. Homo. होमो। होमो। तो ये हो जाता होमो, ठीक है। एंड जो स्पीसीज नेम है वो क्या है, Sapiens. सेपियंस। सेपियंस। है ना। तो सैपियंस, है ना। और सब स्पीसीज नेम भी क्या है इसकी, पता नहीं सर। सब स्पीसीज नेम भी क्या है, सैपियन ही है, ठीक है। तो इसका नाम कुछ इस तरीके से हो जाता, ठीक है। अगर मुझे गोरिल्ला की, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया आपको टोटोनिम्स के अंदर, अगर मुझे गोरिल्ला की नेमिंग करनी होती, गोरिल्ला की, तो नेमिंग इस तरीके से हो जाती है कि गोरिल्ला, 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 क्योंकि इसका जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज नेम सब कुछ कॉमन है, सेम है, ठीक है। लेकिन ये तो चलो इजी है आपको याद करने में, चलो होमो सैपियन सैपियन, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। लेकिन अगर मान के चलो कि तीनों नेम ही डिफरेंट हो, जीनस नेम भी अलग हो और स्पीसीज नेम भी अलग हो और सब स्पीसीज नेम भी अलग हो, तो मे बी डिफिकल्टी तो पड़ेगी मतलब याद करने में ट्राइनोमियल्स को, ठीक है। ठीक है जी। यस सर। यस सर। यस सर। पड़ेगी नहीं पड़ेगी, यस सर। ठीक है। Yes sir. जैसे एग्जांपल मैं और बता देता हूँ आपको, तीनों का जो डिफरेंट नेम हो जाएगा। जैसे अकेशिया एक प्लांट है, अकेशिया, तो अगर उसकी नेमिंग करेंगे तो कैसी होगी, जैसे इसका जीनस नेम हो गया अकेशिया और स्पीसीज नेम हो गया इसका निटोलिका, नी अच्छा नीलोटिका, नीलोटिका हो गया, और सब स्पीसीज नेम हो गया इसका इंडिका, ठीक है। तो देखो कि तीनों डिफरेंट नेम है, तो सिंपल सी बात है, अगर दो की नेमिंग हुई होती तो इजी पड़ता थोड़ा सा, तीन में थोड़ा डिफरेंट पड़ता है। और थोड़ा नेमिंग जो मैंने बताई आपको थोड़ी इजी इजी सी बताई है, डिफिकल्ट नेमिंग नहीं बताई अभी तक। डिफिकल्टी में क्या होता है, ज़्यादा बड़ा नेम हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नाम हो थोड़ा सा, तो याद रखने में थोड़ा दिक्कत तो होती है, ठीक है। Yes sir. अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूँ, पॉलिनोमियल थर्ड पे जो मैंने लिखा था वहाँ पे थर्ड नंबर पे, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, जो सबसे स्टार्टिंग में हम यूज़ करते थे पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसमें क्या हो सकता था, इसमें जब हम नेमिंग करते थे तो इसमें कहते थे सीरीज, सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्शन वर्ड्स, मतलब कि हम प्लांट के बारे में जितना हमको पता है, जितना हमको पता है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देना नेमिंग के अंदर, ठीक है। उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देना नेमिंग के अंदर। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एग्जांपल जैसे हो गया कैरियोफाइलम, एक प्लांट का नाम है, ठीक है, कैरियोफाइलम। अगर इसको पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर हम करेंगे इसका,
तो ये जो कैरियोफाइलम है, इसकी जो नोमेनक्लेचर है, ये पिंक कलर का फ्लावर होता है थोड़ा सा, तो इसकी जो नेमिंग है वो नेमिंग हो जाएगी कैरियोफाइलम सेक्सिडरिस फोर्टिस ग्रामिनियस अम्ब्लेटस कोरेम्बिस। ठीक है, तो देखो पहले जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर होता था उसमें क्या करते थे हम, सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्शन लेते थे, मतलब कि पूरा का पूरा उसका मतलब होता ना कि भाई उसके जो प्लांट है उसकी लीफ कैसी है, ठीक है, लीफ कैसी है, लीफ के भी टाइप होते हैं, कंपाउंड होती है, सिंपल लीफ है, उसके टाइप कैसे है लीफ के, और उसके अंदर जो अरेंजमेंट है फ्लावर का वो कैसे है, कौन सा फ्लावर है वहाँ पे, तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लिख देते थे उस पूरे की पूरे नेमिंग के अंदर। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता था याद करने के अंदर, अगर याद करेंगे तो कैसे करेंगे इसको। तो इसी वजह से पहले जो आया वो पोलिनोमियल आया, फिर ट्राइनोमियल आया, एंड दो जो अभी चल रहा है वो चल रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो इजी याद रखने में इजी पड़े हम लोगों को। ठीक है, ठीक है भाई। हेलो, आवाज आ रही है Yes, sir. यस सर। Yes, भाई? sir. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा Yes, है? sir. और आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो तुम तो मन नहीं लग रहा मेरे ख्याल से आज तुम्हारा। कहाँ पे ध्यान है आप लोगों का, पढ़ाई में सर मन नहीं थोड़ा है सा क्या? स्लाइड कर दीजिए। अब ठीक है। थोड़ा सा और सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ट्राइनोमियल पर। यस सर। यहाँ पे नहीं सर, नीचे ट्राइनोमियल पर जीन स्पीशीज और सब स्पीशीज। तेज बोलो थोड़ा यार, आवाज कम आ रही है मुझे। ट्राइनोमियल जीन्स स्पीशीज प्लस सब स्पीशीज पे वहां पर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, स्पीसीज और सब स्पीसीज, यस सर, वहां पर डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ था पे सर। नीचे और साइड। ऊपर कर दूँ क्या? नहीं ट्राइनोमियल। सर, नीचे डाउन डाउन नीचे ट्राइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल, यस सर। ये यहाँ पे ठीक है। सर सबसे नीचे जहाँ पर जीन्स प्लस स्पीशीज प्लस सब स्पीशीज लिखा हुआ है। अच्छा, ट्राइनोमियल क्या? ट्राइनोमियल। यस सर। ये ले। सर ह्यूमन का जीन्स में तो होमो होता है, स्पीस का स्पिन हो स्पीसीज होता है ना सर। क्या चीज है? होमो सेपियंस होता है ना स्पीसीज। हाँ, होमो सैपियन होता है, जो होमो सैपियन होता है, देखो बाइनोमियल में अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे बाइनोमियल के हिसाब से, बाइनोमियल के अंदर नोमेनक्लेचर करेंगे हम, तो इसके अंदर क्या रूल है, इसके अंदर रूल है कि पहला जो वर्ड होना चाहिए वो जीनस होना चाहिए, स्पीसीज होना चाहिए, देन ऑथर का नाम होना चाहिए। ठीक है, ये है इसका रूल। तो इसका जो होमो ह्यूमन बींग्स है उसका जीनस नेम हो गया होमो, स्पीसीज हो गई सेपियन। ठीक है, दोनों अंडरलाइन से सेपरेट होना चाहिए अगर हैंड रिटन है तो, और प्रिंटेड है तो नहीं होना चाहिए अंडरलाइन। और बाद में ऑथर नेम जिसने इसको दिया हो, जैसे लीनियस ने दिया है तो लीनियस का नाम आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके की नेमिंग होती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ओके सर। ठीक है भाई।
यस सर। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हो। ये भी नोट कर लिया ना? Yes, sir. ओके, देखो अब हम देखते हैं सिस्टेमेटिक क्या होता है। ठीक है, सिस्टेमेटिक टर्म्स क्या होती है, कुछ चीज़ें और रहती है हमारी अभी, और आज की क्लास के बाद मे बी नेक्स्ट क्लास में आपका इस चैप्टर ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर भी करके रखना, प्रिपरेशन भी रखना इसकी। तो सिस्टेमेटिक देखते हैं, सिस्टेमेटिक होता क्या है। देखो सिस्टेमेटिक जो टर्म है, टर्म सिस्टेमेटिक जो टर्म है वो दी है टर्म कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमेटिक टर्म्स कोइन की है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिस्टेमेटिक टर्म्स किसने कोइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। टर्म सिस्टेमेटिक coined by कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने टर्म्स को कोइन किया। ठीक है, तो सिस्टेमेटिक टर्म्स किसने दिए? ये दिए कैरोलस लीनियस ने। जो कैरोलस लीनियस होता है उसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैरोलस लीनियस होता है, जो कैरोलस लीनियस है उसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं जो कैरोलस लीनियस होता है। ठीक है, अब बात यह है कि जो कैरोलस लीनियस था उसने सिस्टेमेटिक के अंदर क्या चीज को बताया है और क्या चीज को दिखाने की कोशिश करी है। तो जो सिस्टेमेटिक जो टर्म है उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, सिस्टम। ठीक है, सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टम। तो जो वर्ड छुपा हुआ है सिस्टमेटिक के अंदर, सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सिस्टम के हिसाब से अरेंज करना, सिस्टम में उसको लगाना। ठीक है, तो जो कैरोलस लीनियस था उसका जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, वो था क्लासिफिकेशन करने का। ठीक है, कहने का मतलब है मेरा कि जो कैरोलस लीनियस था आपकी आवाज नहीं contribution to classify या क्लासिफिकेशन। आवाज कम आ रही है क्या? यस सर। आवाज ठीक है? हाँ ये ठीक है। अब ठीक है। देखो जो कैरोलस लीनियस था उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया, तो गिव हिज कंट्रीब्यूशन टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। are known as systematic और टैक्सोनॉमिस्ट। ठीक है, तो जो कैरोलस लीनियस था उसने उसने क्या बताया कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक या टैक्सोनॉमिस्ट। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के तरीके को हम सिस्टेमैटिक बोलते हैं, लेकिन जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सिस्टेमैटिक है, तो सिस्टेमैटिक या टैक्सोनॉमिस्ट का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को ऑर्डर और सीक्वेंस में, या फिर सीक्वेंस एक वर्ड ले लेते हैं, सीक्वेंस में
अरेंज करना, अरेंज करना, उसको हम सिस्टमेटिक बोल देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी हमें नया ऑर्गेनिज्म मिला या पुराना भी सही, उसको अगर हम क्लासिफिकेशन करें, मतलब उसको एक ऑर्डर में लगाए, उसके सही ऑर्डर में या सही सीक्वेंस में उसको फिट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक। ठीक है, लेकिन जो हम जब हम उसको फिट कर रहे हैं, तो हम वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो हम किस बेसिस पे करते हैं, वो हम करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सही मतलब क्या हो गया कि इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, diversity of organism to classified on the basis of evolutionary relationship। ठीक है, ओके, ओके जी। Yes, sir. देखो Yes, sir. सिस्टेमेटिक का मतलब ये सिस्टम में लगाना। अब सिस्टम में किसको लगाए भाई, सिस्टम में उसी को तो लगाएंगे जिसको हमने नेमिंग करी है, और नेमिंग करने के बाद हम उसको क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, मतलब उसको सही ऑर्डर में सही सीक्वेंस में उसको लगाना चाहते हैं। लेकिन उसको सही ऑर्डर में सही सीक्वेंस में लगाने का भी एक तरीका है, या फिर एक किस बेसिस पे हम उसको सही सीक्वेंस में लगाना चाहते हैं। तो जो सिस्टमेटिक है वो ये बताता है कि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करना है, तो वो हम किस बेसिस पे करेंगे, वो करेंगे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, इवोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, कि इसके बाद ये आया होगा, उसके बाद ये आया होगा, ऐसा कुछ इवोल्यूशन हम ढूंढेंगे। ठीक है, उसके बेसिस में अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, कैरोलस लीनियस की कुछ बातें बता दूं मैं। कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस ने पब्लिश की बुक। ठीक है, बुक को पब्लिश किया, पब्लिश्ड बुक को पब्लिश किया। एक तो उसने जो बुक को पब्लिश किया, एक किया जिसका नाम है सिस्टेमा सिस्टेमा नेचर। ठीक है, सिस्टेमा नेचर। और ये बुक जो पब्लिश किया है उसने करी है 1758 में। किसमें पब्लिश करी है, 1758 में। उसने क्या करा, इस बुक के अंदर उसने डिस्क्राइब 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो उसने एक बुक को पब्लिश किया, उस पब्लिकेशन की जो डेट होगी वो है 1758 में। उसके अंदर उसने डिस्क्राइब करे 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स की। ठीक है, फिर उसने एक और बुक को पब्लिश किया, स्पीसीज प्लांटरम
स्पीसीज प्लांटेरम को डिस्कवर मतलब पब्लिश किया, वो पब्लिश किया था 1753 में, ठीक है, मतलब इससे पहले किया था। इसके अंदर उसने डिस्क्राइब किया, इसने उसके अंदर डिस्क्राइब 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है। 2 बुक निकाली, एक सिस्टेमा नेचर, एक सिस्टेमा नेचर एंड स्पीसीज प्लांटेरम के नाम से। सिस्टेमा नेचर के अंदर उसने डिस्क्राइब किया 4026 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स की, और स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर उसने डिस्कवरी करी या उसने डिस्क्राइब करे 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स की जो ने मतलब जो प्लांट्स है इसको जो मतलब डिस्क्राइब करने पे उसने जो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्राइब किस बेसिस पे करा, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेके उसने 5900 जो स्पीसीज है प्लांट की उनके बारे में बताया, ठीक है। किस बेसिस पे? सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेके, ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. और साथ में इसने एक काम और करा, इसने इंट्रोड्यूस इस चीज का इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर को कैसे दिया जाता है, मतलब दिया जाना चाहिए, कैसे किसी का नामकरण होना चाहिए, किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, उसके बारे में भी उसने बताया। तो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इन दोनों के नोमेनक्लेचर के सिस्टम के बारे में बताया, और बताने के बाद उसने उस जो नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब करा उसका नाम रखा इसने, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो अभी तक हम फॉलो करते हैं, जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, वो सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो दिया है किसने? कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए जो कैरोलस लीनियस है उसको हम बोलते हैं ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, मतलब कहने का मतलब है कि जो सिस्टेमेटिक टर्म है वो दिए कैरोलस लीनियस ने। सिस्टेमेटिक का मतलब उसने समझाया, उसने क्या समझाया सिस्टेमेटिक का मतलब? उसने ये बताया कि सिस्टेमेटिक का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टम में लगाना, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके ऑर्डर में लगाना, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको सीक्वेंस में लगाना को हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक। लेकिन किस बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को हम एक सही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सिस्टेमेटिक का सिंपल सा मतलब हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके ऑर्डर में लगाना ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सिस्टेमेटिक हो गया। अब कैरोलस लीनियस ने बुक पब्लिश किया, 2 बुक पब्लिश किया, सिस्टेमा नेचर एंड स्पीसीज प्लांटेरम। एक के बारे में उसने आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पता नहीं क्यों ब्रेक हो रही है, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। सभी के लिए ब्रेक हो रही है, फिर एक के लिए ब्रेक हो रही है? सब ठीक है। No, sir, अब ठीक clear है, है। पहले ब्रेक थी क्या? सभी के लिए ब्रेक थी क्या? हाँ सर क्लियर है. अरे No, no, पहले sir, ब्रेक थी हमारे लिए सभी के क्लियर लिए? थी। नहीं सर, No, क्लियर sir. थी। पहले क्लियर नहीं थी? सर क्लियर क्लियर थी थी। सर. सर क्लियर थी।
क्लियर से थी। पहले भी क्लियर थी, तो वही जो बच्चा ये बोल रहा है कि भाई आवाज़ ब्रेक हो रही है, मे बी उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। तो जो सिस्टम एंड नेचर है उसके अंदर उसने डिस्क्रिप्शन किया एनिमल्स का, और जो स्पीसीज प्लांटेड है मैं उसमें उसमें उसके अंदर उस बुक के अंदर उसने डिस्क्रिप्शन किया प्लांट्स के बारे में, ठीक है। और जो एक सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, उसने वो भी इंट्रोड्यूस किया। उसने उसका नाम क्या रखा, उसने उसका नाम रखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसका मतलब है जो चीज़ हम आज भी फॉलो करते हैं, उसने जब 1750 में उसने कुछ दिया होगा, वो आज भी हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? भाई जूलॉजी के बारे में तो पता होना चाहिए ना आपको। एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। 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 फादर ऑफ बॉटनी कौन है? बताओ। फादर ऑफ जूलॉजी? कार्लोस लेनो। एरिस्टोटल, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ठीक है। और फादर ऑफ बॉटनी? Theophrastus. थियोफ्रस्टस, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए जनरली, मतलब ऐसा नहीं कि यार पता ही होना चाहिए, मतलब जनरली हम लोग पढ़ते पढ़ते याद कर लेते हैं ना कुछ चीज़ें। भाई जनरली कुछ चीज़ें पढ़ते पढ़ते याद कर लेते हैं, तो वो उसी टाइप का कोई ये याद रखना कि जूलॉजी एरिस्टोटल होता है, बायोलॉजी का भी एरिस्टोटल होता है, एंड जो थियोफ्रस्टस होता है उसका भी एरिस्टोटल होता है। अब कैरोलस लीनियस के बाद कैरोलस लीनियस के बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सिम्पसन, ठीक है। सिम्पसन नाम है इसका, ठीक है। कैरोलस लीनियस के बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सिम्पसन। उसने देखो, अब मेरे को बताओ क्लासिफिकेशन सिस्टेमैटिक और टैक्सोनॉमी, इन तीनों का मतलब क्या है? हु वन टेल मी। बताओ बताओ भाई। So classification means grouping organisms देखो into different groups. जनरली, हाँ जनरली क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक या टेक्सोनॉमी होता है, जनरली इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके अकॉर्डिंग सेट करना किसी भी ग्रुप क्लासिफाई में, करना। है ना? है ना? सही है ना? भाई क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? भाई किसी को क्लासिफाई करना। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना। तो तीनों का मतलब सेम ही होता है ऑलमोस्ट। लेकिन सिम्पसन जो साइंटिस्ट है, उसने बोला कि जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, ये तीनों टर्म्स लाइक क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी,
जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं ये तीनों की तीनों, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी, ये जो तीनों की तीनों टर्म्स हैं हमारे पास, ये जो टर्म्स हैं हमारे पास तीनों की तीनों, ये बिलोंग्स करती है डिफरेंट फील्ड related to related to related them to separate field। मतलब हमने अभी ऊपर देखा कि यार जनरली तीनों का मीनिंग सेम होता है भाई, टेक्सोनॉमी का भी मतलब वही होता है, सिस्टमैटिक का भी मतलब होता है और क्लासिफिकेशन का भी मतलब वही होता है। तो लेकिन जो सिम्पसन साइंटिस्ट है उसने बताया कि क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी जो है वो अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि वो सेम है, वो अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि वो सेम है। ठीक है, तो अलग अलग कैसे बताया, तो कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा मेरे को कि भाई ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं? कैसे आप क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करोगे मुझे, कैसे सिस्टमेटिक को एक्सप्लेन करोगे और कैसे हम टेक्सोनॉमी को एक्सप्लेन करेंगे? बताओ भाई यार, ऐसे चुप मत रहो। हाँ भाई, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, हाँ sir. भाई सोचो यार, कुछ तो बताओ, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, बात करते रहो मुझसे। देखो, सबसे पहले मैं टैक्सोनॉमी के बारे में बताता हूँ। टैक्सोनॉमी होता क्या है? टैक्सोनॉमी, देखो जो टैक्सोनॉमी है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है ना, उसको एक ऑर्डर में रखना है, तो हमको कुछ रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, है ना, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को तभी क्लासिफाई कर सकते हैं बनाए, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज द टैक्सोनॉमी। ओके, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. और क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन क्या होता है बताओ भाई, क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो ग्रुपिंग करना। क्या करना? ग्रुपिंग करना, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लासिफिकेशन जो वर्ड है हमारे लिए, वो एक सब टॉपिक हो गया सिस्टमैटिक का या टैक्सोनॉमी का, है ना। जो क्लासिफिकेशन है इज अ सब टॉपिक ऑफ सिस्टमैटिक। मतलब सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना। इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन को का मतलब क्या हो गया
क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि किसी भी चीज को, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब किसी भी चीज को ऑर्डरिंग में लगाना, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके ऑर्डर के हिसाब से ग्रुप में सेट कर देना, दैट इज अ क्लासिफिकेशन। मैं समझ में आया? यस सर। यस सर। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? बस ये सर, ये सर हो रही है भाई आज तो, ये सर आ सर रहा ये है। सर हो रही है। सर आ रहा है समझ। आ रहा है? यस सर। ठीक है, मैं लास्ट में ना इनके मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, जो भी मैं आपको साइंटिस्ट में लिखवा रहा हूँ उनके फोटो ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको, मेरे पास फोटोज हैं इनकी। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया हमारे पास, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया वो था जॉन रे। जॉन रे, जॉन रे ने एक टर्म कॉइन की थी जिसका नाम है स्पीसीज। तो स्पीसीज जो टर्म है वो किसने दी है? जॉन रे ने। तो कॉइन द टर्म स्पीसीज। ठीक है, तो जॉन रे ने क्या करा है, एक टर्म्स को कॉइन करा है जिसका नाम है स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या होता है, कोई बताएगा? So group of organisms that can reproduce together and that can form same, that have same characteristics. बिल्कुल 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 करेक्ट, सही बोला आपने। आपको पता है आपके पास टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, मतलब 7 ऑब्लिगेट क्लासिफिकेशन आपके पास। जैसे किंगडम होता है ना, किंगडम होता है, फिर फाइलम आता है, फिर बताओ, Class. क्लास, फिर Order. ऑर्डर, फिर Family. फैमिली, फिर Genus. Genus. फिर Species. Species. है ना, फिर आती है स्पीसीज। अगर आप किंगडम से लेके स्टार्ट करो और नीचे तक आओ, या फिर नीचे से लेके ऊपर जाओ, तो दोनों में फर्क क्या है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। देखो कि अगर मान लो कि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, और ह्यूमंस किस कैटेगरी में आता है? एनिमल्स की। तो किंगडम क्या हो गया? एनिमल। ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन फाइनली स्पीसीज के बारे में। तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, किंगडम से लेके स्पीसीज तक आते हैं, तो जो सिमिलैरिटीज है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। जो सिमिलैरिटीज है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना भाई। अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल में एक चीज़ होती है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल्स के अंदर, होती नहीं होती है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, एनिमल्स तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक फीचर्स को लेके हम उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स के जो अलग अलग फीचर्स होते हैं उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किसके पास कोडेट्स होते हैं, किसके पास मतलब नॉन कोडेट्स वाले होते हैं, उसको अलग सेट कर देंगे। जो कोडेट्स वाले होते हैं उसमें भी कोई पानी में रहता है, कोई उड़ता है, कोई कुछ करता है, तो उसको अलग सेट करेंगे। ठीक है, फिर उसकी क्लास बना देंगे, फिर उसके ऑर्डर में कर देंगे। तो धीरे धीरे अगर किंगडम से लेकर स्टार्ट करें और नीचे तक आए स्पीसीज तक, तो सिमिलैरिटीज जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो इंक्रीज होती चली जाती है ना। ठीक है, तो स्पीसीज जो Yes, होता sir. है वो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ
अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या होता है ये स्पीसीज, क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो रिप्रोड्यूस कर सके आपस में, उनको हम स्पीसीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो जॉन रे ने एक तो टर्म दी है स्पीसीज के बारे में और डिफ्रेंशिएट किया है, और इसने सेकंड क्या चीज़ बताई है? इसने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज के बारे में भी बताया है हमें अलग अलग, कि भाई जीनस क्या होता है और स्पीसीज क्या होता है। साथ में ही इज ऑल्सो coined द टर्म, और उसने कौन से टर्म को कोइन किया, और साथ में उसने जो टर्म्स को कोइन किया है वो है मोनोकोट, मोनोकोटिलिडोन एंड डाइकोटिलिडोन। डाइकोटिलिडोन, ठीक है, जिसको हम मोनोकोट भी बोलते हैं, मोनोकोट होता है, इसको हम डाइकोट भी बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, पता है ना मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है बताओ, क्या होता है? जिनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलिडन हो वो मोनोकॉटिलिडन। ओके, एंड डाइकोट? जिनके पास दो दो हो। कॉटिलिडन्स। ठीक है, मतलब जो सीड होता है, देखो जो सीड होता है ना, सीड अपने पास जो सीड होता है उससे प्लांट प्रोड्यूस होता है ना, प्लांट बनता है एक नया। या तो सीड होगा एक सिंगल वाला कि जिसके कोई पार्ट्स ना हो सके। एक सीड होता है डाइकोट, मतलब इस टाइप से। ठीक है, तो मैं बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में भी, मोनोकोट और डाइकोट्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो मोनोकोट्स वो होते हैं जिसके अंदर एक ही कोटिलिडोन हो, और डाइकोट्स वो होते हैं जिसके अंदर दो कोटिलिडोन हो। मतलब एक कोटिलिडोन ये रहा, एक ये रहा, तो 1 और 2, इसके अंदर सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इनमें डिफरेंस किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना याद रखो कि जॉन रे ने ही इनकी टर्म्स को भी कोइन किया है। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है सर जूलियन हग्सले। ठीक है, हग्सले, सर जूलियन हग्सले, एक और साइंटिस्ट है हमारे पास। इसने 1940 में एक चीज़ दी है ना, एक चीज़ दी है 1940 में। इसने दिया है कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक का कंसेप्ट दिया है सर जूलियन हग्सले ने। ठीक है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक किसने दिया है, तो वो लीनियस आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया है, तो वो आ जाएगा सर जूलियन हग्सले ने। ठीक है, मतलब इसको और भी बोलते हैं, न्यू सिस्टमैटिक भी बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं NEO, नियो। सिस्टमैटिक भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बायो सिस्टमैटिक, भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो बायो सिस्टमैटिक हो गया, या फिर नियो सिस्टमैटिक हो गया, या फिर न्यू सिस्टमैटिक हो गया, वो सब के सब एक ही चीज़ है, और इनको देने वाला कौन है? सर जूलियन हग्सले। ठीक है, जो ये चीज़ें दी है, ये चीज़ें जो दी है, ये दी है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, ये भी जो नया कंसेप्ट बनाया है सर जूलियन हग्सले ने, ये भी एक
एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के कंसेप्ट पे ही बनाया है। ठीक है, ठीक है भाई। Okay, sir. Yes, तो sir. ये कुछ साइंटिस्ट के नाम थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो है सर जूलियन हक्सले, जॉन रे, सिम्पसन, और द लास्ट वन इज द कैरोलस लीनियस। ठीक है, और कैरोलस लीनियस के बारे में तो आपको याद ही रखना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इनकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगा। हल्की स्लाइड ऊपर कर दीजिए। बिल्कुल। सर हल्की सी और सर, मोनोकॉट के ऊपर जो लिखा है वो नहीं दिख रहा बस। हम्म, ठीक है। यस सर। इसमें भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। मैं भी देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा यार। फोटोज़ का रख रखी है मैंने। नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहीं पे। एक साइंटिस्ट है, एपी डी कैंडोल। 1813 में उसने एक टर्म दी है। ठीक है, टर्म को कोइन करा है, टर्म टैक्सोनॉमी, कॉइंड। ठीक है, तो जो टर्म है टैक्सोनॉमी वो किसने दी है? एपीडी कैंडोल ने। ठीक है, मे बी ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाता है, तो पूछेंगे नहीं नीट वगैरह में। ठीक है, पर आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब आ रही यस है। सर। Yes, हाँ, sir. तो बेटे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, है ना यहाँ पे। ठीक है, तो उसको ठीक करने में मेरे को 5-7 मिनट लग जाएंगे, तो फिर आपका टाइम भी कवर अप हो गया पूरा का पूरा। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। Okay, sir. वो आएंगे। ओके Okay, सर। sir. और Thank you, sir. जो भी मैंने आज करवाया है उसको आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे, और जितना भी हमने कवर अप किया है, और जो डीपीपी पहले से वहाँ पे डली हुई है, वो डीपीपी सोल्व करनी है आपको। और आपका टेस्ट भी होगा मेरे ख्याल से। कब है आपका टेस्ट? यस सर, मंडे को टेस्ट सर। Sir, Monday. Monday का sir मंडे से syllabus. पहले एक और क्लास है ना हमारी आपके साथ। यस यस सर। सर। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब है चैप्टर खत्म हो जाएगा उससे पहले पहले, टेस्ट से पहले पहले। तो आपका जो मंडे को टेस्ट होगा उसके अंदर जो चैप्टर आने वाला है वो आएगा आपका पूरा पूरा फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है? Okay, आपका sir. क्लास सैटरडे को है। ठीक है आपकी जी। क्लास सैटरडे को और मंडे को टेस्ट है। तो यार अब मतलब घबरा जाएगा ये तो, हैं? सर और भी सब्जेक्ट हैं। तो ये तो इजी है यार आप लोगों के लिए। चलो, जितना भी हम देख लेंगे उस समय कवर अप करेंगे, उस समय मैं बता दूंगा, है ना। वो डिस्कस कर लेंगे बाद में, है ना। Okay, sir. ओके सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। Okay, ओके sir. सर। Sir. Thank you, sir. ओके सर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके।